Okay, we will begin. Okay, before we start, there was one query related to the domain and codomain for the composition of the functions. So I will just revise that part and then we will go to that induction ka part. Okay, is this file visible for functions? Yes, sir. Okay. Fine. So this is what was the composition of functions. See, functions का composition का जो domain codomain का जो फंडा है, उसके लिए you just remember the idea of your matrix multiplication, right? Suppose तुमको A into B को multiply करना है, तो तुम कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता है या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए? Yes, is there any specific condition for the multiplication of matrices, or you can multiply any two matrices? Yes, Anya, can you tell? Yes, sir. Condition है. What is the condition? अगर मेरे को A into B multiply करना है, where A and B both are matrices, so what is the condition? Row of matrix A is equal to column of matrix B. तो A into B होगा कि B into A होगा? B into A. Okay, so अगर मेरे को A into B find out करना है, तो number of columns of A should be same as number of rows of B, right? And as you said, अगर B into A find करना है, तो number of columns of B should be same as number of rows of A, correct? तो अभी हम लोग एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम लोग A into B के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो A into B, जब हम लोग A into B लिखते हैं और हम राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेगा, ठीक है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, अगर मेरे को A into B फाइंड करना है, तो A का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम एज B का नंबर ऑफ रोज, करेक्ट? नाउ इफ आई राइट A into B और मैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करता हूं, ठीक है? अगर मैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करता हूं, तो मेरा B पहला मैट्रिक्स हो जाएगा और A दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा. Yes, sir. तो इन दिस केस अगर मैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करता हूं, तो मेरा कंडीशन क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी सेम एज नंबर ऑफ number of rows of the first matrix should be same as number of columns of the second matrix. A into B और मैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करता हूं, करेक्ट? वैसे ही जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए करते हैं, तो अभी जब G कंपोज विद F लिखा हमने, you can concentrate on the diagram which is there on the screen. G कंपोज विद F लिखा और हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेगा. ओके, G कंपोज विद F अगर फाइंड आउट करना है और हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेगा, तो पहला कौन सा फंक्शन आएगा अगर राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर रहे हैं? तो G of F. G कंपोज विद F में मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूं, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा? Z. फंक्शन पूछ रहा हूं मैं. G कंपोज विद F, ये मेरा फंक्शन है, मैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करूंगा, तो मेरा पहला फंक्शन कौन सा होगा? F होगा कि G होगा? G. राइट टू लेफ्ट,
डायरेक्शन सुनो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं पूछ रहा हूं मैं। जी कंपोज विद एफ अगर हम लोग लिखते हैं और मैं राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करता हूँ, राइट से लेफ्ट जाता हूँ, तो पहला फंक्शन कौन सा आएगा? एफ आएगा कि जी आएगा? कौन सा आएगा? एफ। एफ आएगा, राइट। तो कंडीशन क्या है मेरा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपोजिशन एग्जिस्ट होने के लिए जी कंपोज विद एफ अगर फाइंड आउट करना है और हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एफ आएगा, सेकेंड फंक्शन जी आएगा। तो फंक्शन का एग्जिस्ट होने का कंडीशन है एफ का कोडोमेन। ओके, जी कंपोज विद एफ एग्जिस्ट होने के लिए एफ का कोडोमेन should be same as G का डोमेन। ओके, F का कोडोमेन should be same as G का डोमेन। ना वही चीज अभी ऊपर डायग्राम में भी दिख रहा है। F फंक्शन कौन सा सेट से कौन सा सेट पे है? वो डायग्राम में x to y, तो F का डोमेन क्या हुआ? x कोडोमेन क्या हुआ? y। G का डोमेन क्या है? y। और G का कोडोमेन z। राइट। तो G कंपोजिट F अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो उसका इंपॉर्टेंट कंडीशन कि F का कोडोमेन और G का डोमेन सेम होना चाहिए। वो ये केस में हो रहा है, F का कोडोमेन Y है और G का डोमेन भी Y है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरा कंपोजिशन एग्जिस्ट होगा। नाउ जो मेरा कंपोजिशन जी कंपोज विद एफ का डोमेन और कोडोमेन है, वो कैसे आता है कि जो कॉमन है वो निकल जाता है। अभी एफ मेरा फंक्शन था एक्स टू वाई, जी मेरा फंक्शन था वाई टू जेड। तो जब मैं जी कंपोज विद एफ करूंगा तो मेरा जो जी कंपोज विद एफ है वो हो जाएगा फंक्शन एक्स टू जेड पे। ठीक है, वो हो जाएगा मेरा फंक्शन एक्स टू जेड पे। मतलब जो y जो कॉमन था वो जंप, उसको हम लोग ने जंप किया बेसिकली। तो मेरा जो रिजल्टेंट फंक्शन है g कंपोज विद f, उसका डोमेन होगा x और उसका को डोमेन होगा z। ठीक है, जैसे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, A is a matrix of order 3 cross 4, B is a matrix of order 4 cross 3, तो A इंटू बी का ऑर्डर क्या आएगा? 3 into 3। राइट। और B इंटू ए का 4 into 4। जब A का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, B का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 है, तो ए बी का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, मतलब जो कॉमन था 4 वो बेसिकली निकल गया। सिमिलर टू दैट यहाँ पे भी जो कॉमन है वो निकल जाता है। तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, g इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू z। तो g कंपोज विद f, g कंपोज विद f will be a function from x to z। तो जो कॉमन है y वो बेसिकली निकल जाएगा। नाउ इज इट ओके? यस सर। ठीक है, ओके। Okay, so we will come back to the induction ka part, what we were discussing yesterday. So two sums we had solved. One sum I had given you as homework, right? Third sum, 1 cube plus 2 cube plus n cube. That is sum of the cube of first n natural numbers. Sum of the cube of first
in natural numbers is n plus 1 divided by 2 the whole square. Okay, n plus 1 divided by 2 the whole square, that is n square into n plus 1 the whole square divided by 4. ये sum homework था. Now we will go to the fourth sum, that will be the first sum for the day. What it says, sum of 1 plus 3 plus 5 till 2n minus 1 is given by n square. Okay, 1 plus 3 plus 5 plus 2n minus 1 is given by n square. That is basically nothing but sum of the n odd natural numbers. Sum of the first n odd natural numbers is given by n square. Again, as I told you, these are the results which, if you remember, it will help you in your competitive exams to some extent. Like the first one which we did, sum of the first n natural numbers is given by n plus 1 divided by 2. Sum of the squares of first n natural numbers, the second sum which we did, was n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. Third जो homework था, sum of the cube of the first n natural numbers is n square, n plus 1 the whole square divided by 4. Today the first sum which we will be doing, sum of the first n odd natural numbers. Why I'm specifying on natural numbers? खाली n odd numbers नहीं बोल सकते हम लोग. अगर n odd numbers बोला तो उसमें नेगेटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा, और उसका स्टार्टिंग रेंज will not be defined. That is why it is important कि we say sum of the first n odd natural numbers. Okay, that is given by n square. So this is what we will be proving now. Sum of the first n odd natural numbers. So again, p of n. What will be p of n? 1 plus 3 plus 5 plus 2n minus 1. This is given by n square. Method of induction. 3 steps are involved in this method. Step 1. To prove p of 1 is true. Okay, to prove p of 1 is true. Now p of 1 मतलब n equals to 1. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1, क्योंकि एक ही नेचुरल नंबर है. एंड व्हाट इज द राइट हैंड साइड? n स्क्वायर. तो राइट हैंड साइड इज बेसिकली 1 का स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर इज 1. So we get left hand side is equal to right hand side, and therefore p of 1 is true. ये अपना step 1 हो गया. Step 2. What is your step 2? Assume p of k is true for some k greater than or equal to 1. Okay, assume p of k is true for some k greater than or equals to 1. That means क्या होता है? It will be 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1 is equal to k square. ठीक है, प्लस 2k minus 1 is equals to k square. ये अपना assumption है which we assume that p of k is true.
Step 3. To prove P of k plus 1 is true. Okay, this is what is my step 3. To prove P of k plus 1 is true. That is, P of k plus 1 क्या होगा यहाँ पे? It will be 1 plus 3 plus 5 plus 2 times k plus 1 minus 1 is equal to k plus 1 the whole square. ये बेसिकली मेरे को प्रूव करना है. ओके, ये मेरे को प्रूव करना है. So I'll start with the left hand side. ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है. So it is 1 plus 3 plus 5 पर ओके, ये मेरा जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करके आई कैन राइट इट एज 2k plus 1. करेक्ट. तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आई गेट 2k plus 2 और मेरे पास एक माइनस है तो आई गेट 2k plus 1. राइट. तो 2k plus 1, 2k plus 1 के पहले वाला ऑड नंबर क्या है? 2k plus 1 के पहले वाला ऑड नंबर क्या है? 5. 2k plus 1 के पहले वाला ऑड नंबर, जैसे 3 के पहले वाला ऑड नंबर 1 है, 5 के पहले वाला ऑड नंबर 3 है, तो 2k plus 1 के पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा? Two k minus one. सॉरी, 2k minus 1. k minus 1. 2k plus 1 के पहले वाला ऑड नंबर इज 2k minus 1. ठीक है. नाउ अगेन एज वी डिड इट इन द प्रीवियस केस, ये जो है उसको मैं रेड में कलर करता हूं. रेड में कलर किया तो दैट बिकम्स माय p ऑफ k, जो अजम्पशन वाला पार्ट है. करेक्ट. तो उसको मैं कैसा लिख सकता हूं? जो रेड वाला पार्ट है 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1, उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? K square. k square. दैट इज नथिंग बट माय p ऑफ k, जो हम लोग ने अज्यूम किया था. आई गेट k square plus 2k plus 1, राइट. k square plus 2k plus 1, और ये क्या है मेरा? RHS. the whole square. It is nothing but my right hand side. So this implies P of k plus 1 is true. Okay, P of k plus 1 is true. Therefore, by method of induction, P of n is true, and therefore we get one plus 3 plus 5 plus 7
plus this is equals to n square. Okay. Fine. Yes, sir. Okay. See, the sums are simple. Only thing is you have to remember the technique. That is the important thing. Now, sum number 4a, that we have to prove that for all n greater than or equals to 13, for all n greater than or equals to 13, we have n square is smaller than 3 by 2 raised to n. Okay, n square is smaller than 3 by 2 raised to n. Now why I had taken this sum purposely, because अभी तक से हम लोग जो भी sums कर रहा था, that was true for any natural number. That means हमेशा वहाँ पे base point हमारा 1 ही था. But that is not the case always. और वही बताने के लिए ये sum हम लोग कर रहे हैं अभी. तो यहाँ पे what is my p of n? So here my p of n will be n square is smaller than 3 by 2 raised to n. For all n greater than or equals to 30. ठीक है, for all n greater than or equals to 30. तो यहाँ पे मेरा बेस पॉइंट क्या है? यहाँ पे मेरा बेस पॉइंट है 13. So now what will be my step 1? Step 1 क्या होता है? To prove p of n naught is true. That is, a statement is true for the base point. तो अभी तक जो सम्स हम लोग ने किया, हम उसमें सब में हम लोग p of 1 प्रूव कर रहा था, क्योंकि सबका बेस पॉइंट वाज 1. यहाँ पे अपना बेस पॉइंट इज 13, तो अपने को प्रूव करना है p of 13 इज ट्रू. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, p of 13 is true. That is what is the first point. तो मतलब क्या प्रूव करना है अपने को? यहाँ पे अपने को प्रूव करना है 13 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर is smaller than 3 by 2 raised to 13. ये बेसिकली अपने को प्रूव करना है. See, when you are solving sums of this kind, it is very important that you should know any sum. Basically, it is important that you should know कि अपने को करना क्या है, and then we can decide कि कैसे करना है. Okay, first we should know करना क्या है, उसके बाद का स्टेप आता है कि कैसे करना है. तो यहाँ पे अपने को प्रूव करना है 13 का स्क्वायर is smaller than 3 by 2 raised to 13. So left hand side is 13 का square. What is the value of 13 का square? Anyone? 13 का square कितना होता है? 169. 169. तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया 169. राइट हैंड साइड है मेरा 3 by 2 raised to 13. अभी 3 by 2 का वैल्यू है 1.5. तो 1.5 raised to 13. 1.5 raised to 13 किया तो दैट यू कैन कैलकुलेट एंड चेक. मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को आ रहा है 194.62. ओके, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर. साइंटिफिक कैलसी मोबाइल में भी अवेलेबल है, उसका मोड चेंज करो तो यू विल गेट इट.
तो दिस इंप्लाइज कि मेरा P of 13 इज ट्रू, क्योंकि 169 इज स्मॉलर देन 194। राउंडेड ऑफ वैल्यू लिया तो डेसिमल को इग्नोर किया तो भी 169 इज स्मॉलर देन 194, तो मेरा P of 13 ट्रू है। इज दिस स्टेप क्लियर? हम लोग ने P of 13 क्यों लिया? बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 13, तो यहाँ पे मेरा बेस पॉइंट इज 13। ओके, मेरा बेस पॉइंट इज 13। जो प्रीवियस सम में 1 था, ये सम में 13 है। स्टेप 2, assume P of k is true for some k greater than the base point, that is for some k greater than 13, that is k का square is smaller than 3/2 raised to k. Okay, that is k का square is smaller than 3/2 raised to k. ये अपना assumption है, ये अपना सेकेंड पॉइंट स्टेप है। थर्ड स्टेप is to prove P of k plus 1 is true. ठीक है, थर्ड स्टेप to prove P of k plus 1 is true. तो क्या प्रूव करना है यहाँ पे? मेरे को प्रूव क्या करना है? k plus 1 the whole square is smaller than 3/2 raised to k plus 1. ठीक है, k plus 1 the whole square is smaller than 3/2 raised to k plus 1. ये बेसिकली मेरे को प्रूव करना है। This much is clear? क्या प्रूव करना है? till that k plus 1 वाला स्टेप इज क्लियर? Yes, sir. So we start with the left hand side. Left hand side is k plus 1 the whole square. Okay, अभी k plus 1 the whole square को हम लोग एक्सपांड नहीं करेगा, हम लोग क्या करेगा? k को बाहर निकालेगा। तो k को बाहर निकाला तो बेसिकली k बाहर आ गया, एंड व्हाट रिमेन्स इनसाइड द ब्रैकेट? अगर मैं k plus 1 the whole square से k को कॉमन निकाला तो आई गेट k square as कॉमन। And inside the bracket what will remain is 1 plus 1 upon k the whole square. Okay, 1 plus 1 upon k the whole square, that is what remains if I take that k as common. Now this I can write, this will be less than k square plus 1 upon 13 the whole square. वो कैसा लिख सकते हैं? Can anyone explain? I had started with the left hand side, that is k plus 1 the whole square. वो k plus 1 the whole square से I am taking k as common. तो पूरा एक्सप्रेशन से k को कॉमन लिया तो बेसिकली k स्क्वायर मेरा ब्रैकेट के बाहर आएगा, and inside the bracket what remains is 1 plus 1 upon k the whole square. Now this I can write it as less than k square into 1 plus 1 upon 13 the whole square. करेक्ट? वो कैसा लिख सकते हैं? मैं k को, अंदर वाला k को 13 से कैसा रिप्लेस कर सकते हैं?
और इक्वालिटी मेरा लेस देन हो गया. How can I do that? Can anyone tell? वो इक्वल टू को लेस देन हो गया और 1 + 1/k की जगह पे आई हैव 1 + 1/13. Why I can write like that? Anyone? वो लिख सकते हैं क्योंकि सी स्टेप 2 में व्हाट वाज द असम्पशन दैट k इज ग्रेटर देन 13, राइट? k इज ग्रेटर देन 13. So if k is greater than 13, 1/k will be smaller than 1/13. Okay, 1/k will be smaller than 1/13 because k is greater than 13. That is what is our assumption, right? Step 2 हम लोग assume कर रहे हैं ना कि it is true for some k greater than 13. तो अगर k 13 से बड़ा है तो 1/k 1/13 से छोटा होगा. Okay, 1/k will be smaller than 1/13. So I get that this is now k square into 14/13 the whole square. Okay, k square into 14/13 the whole square. Okay, now this k square, we know that this k square is smaller than 3/2 raised to k. Okay, this k square is smaller than 3/2 raised to k. ये कैसा आया? ये p of k से आया. ओके, ये p of k से आया. मेरा p of k है ना, k square is smaller than 3/2 raised to k, तो वो वहां से लिया. ओके, नाउ दिस आई कैन राइट दिस विल बी लेस देन I have 3/2 raised to k and 14/13 the whole square, right? 14/13 the whole square है और मेरे को प्रूव क्या करना है? It has to be smaller than 3/2 raised to k plus 1. तो मेरा को 3/2 raised to k plus 1 चाहिए. मेरे को 3/2 raised to k तो ऑलरेडी मिल गया यहाँ पे, अभी और एक 3/2 चाहिए. तो उसके लिए 14/13 कितना होएगा? कैन एनीवन टेल? 14/13 कितना होगा? Yes, anyone? What is the value of 14/13? 1.07. 1.07. 1.07. 1.07. उसको राउंड ऑफ किया तो 1.08 आता है, राइट? Yes. 2 डेसिमल्स में. अभी इसका स्क्वायर करेगा तो कितना मिलेगा? 1.08 का स्क्वायर करेगा तो 1.06. 1.08 is the value of 14/13 और उसका स्क्वायर किया तो कितना आया?
1.16. 1.16, राइट। और 3/2 का वैल्यू कितना होता है? 1.5. 1.5. 0.5. So that 14/13 the whole square is smaller than 3/2. Yes. Right? So I can continue with that inequality. 3/2 whole raised to k multiplied by 14/13 the whole square is smaller than 3/2 whole raised to k into 13/2. वो क्यों आया? क्योंकि we have checked कि 14/13 the whole square gives us something 1.16, which is smaller than 1.5, and that basically turns out to 3/2 raised to k plus 1. So now I get एक minute. So now I get k plus 1 the whole square is smaller than 3/2 raised to k plus 1. So what does this imply? P of k plus 1 is true. This implies that P of n is true. And this implies n square is less than or equals to 3/2 raised to n for all n greater than or equals to 13. Okay, this is the proof that n square is less than or equals to 3/2 raised to n for all n greater than or equals to 13. Is this fine? See, this is the first sum basically जहाँ पे अपना base point is different from 1, and that is the only reason कि ये हम लोग ने solve लिया है अभी. Correct? Is it fine? सर फिफ्थ लास्ट लाइन वापस रिपीट करो ना. Fifth class. मतलब वो k plus 1 का k plus 1 the whole square less than 3/2 वाला. यस Fifth class मतलब अभी कौन सा है? 1 2 3 4 ये वाला स्टेप, ये LHS के बाद वाला. यस सर. ओके, ये फर्स्ट लाइन समझा? ये जो k को कॉमन लिया यस सर. और वो 1/k को 1/13 से रिप्लेस किया, दैट इज क्लियर? यस सर. ओके, तो जी बेसिकली ये जो फर्स्ट लाइन खत्म हो रहा है, टिल दैट व्हाट वी हैव गॉट? वी हैव गॉट दैट लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज k plus 1 the whole square is smaller than k square multiplied by 14/13 the whole square. Okay, okay, I will write down that step. Right, this, right.
Okay, so what I have is left hand side, which is k plus 1 the whole square is smaller than k square into 14 the whole square. ठीक है, ये मेरा इंटरमीडिएट स्टेप हो गया कि k plus 1 the whole square, which is nothing but the left hand side, is smaller than k square into 14 upon 13 the whole square. This much you said it's clear, right? इसके आगे वाला जो स्टेप है, now this k square into 14 upon 13 the whole square, this is less than 3 by 2 whole raised to k into 14 upon 13 the whole square. अभी ये equal to less than कैसा हुआ और वो k square की जगह पे 3 by 2 whole raised to k कैसा आया? That is what इसमें p of k. ये है ना p of k जो हम लोग ने assume किया. ओके, जो p of k हम लोग ने assume किया तो उसको हम लोग ने यहाँ पे यूज किया. इसके लिए मेरा ये जो इक्वालिटी है वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया और k स्क्वायर की जगह पे मेरे पास आ गया 3 by 2 होल रेस टू k. Now it's clear this part? Yes, sir. Okay, और उसके बाद we continue with that inequality and we replace that 14 upon 13 the whole square with 3 by 2 because we found out the value and we have seen कि 14 upon 13 का स्क्वायर होता है 1.16 something approximate value and 3 by 2 का value is 1.5. So 14 upon 13 का square is smaller than 3 by 2. ठीक है, 14 upon 13 का square is smaller than 3 by 2. And then that 3 by 2 raised to k and 3 by 2 gives me 3 by 2 raised to k plus 1. Is it fine now? Yes, sir. Okay. Okay, so now sum number 5 is for your homework. Again, sum number 5 is related to your odd numbers, but they are not your standard odd numbers. Generally, your odd number is of the form 2k plus 1. Okay, तो ये भी एक odd number है which is of the form 4k plus 1 और 4k minus 1. So 3 plus 7 plus 11 till 4n minus 1 is given by 2n square plus n. And as I said, if nothing is given, we have to assume that the base point is 1 because your n belongs to the set of natural numbers. Okay, so sum number 5 is for your homework. Now sum number 6. We have to prove that n cube plus 2n is divisible by 3. And as I told you yesterday, you were supposed to revise the divisibility part. So we take p of n as n cube plus 2n is divisible by 3. Okay, we take p of n as n cube plus 2n is divisible by 3. What does it mean? Can anyone tell what does it mean that n cube plus 2n is divisible by 3? Divided. n cube plus 2n is divisible by 3 का मीनिंग क्या होगा? Yes, anyone? It is a multiple of 3.
Okay, it is a multiple of 3. Fine. Okay, so n cube plus 2n is divisible by 3. So n cube plus 2n is a multiple of 3. So I can write this n cube plus 2n as 3 into k, where k belongs to the set of integers. Right? This is how I can write n cube plus 2n is a multiple of 3. It is divisible by 3. So I can write n cube plus 2n as 3 into k, where k is some integer. तो ये मेरे को प्रूव करना है. ठीक है. Now what is my step 1? Step 1 will be to prove p of 1 is true. Okay, to prove p of 1 is true. तो भी p of 1 क्या होगा मेरा? p of 1 मतलब n का वैल्यू 1 है. 1 cube plus 2 into 1. It gives me 3. Right? Okay, तो यहाँ पे मैं LHS RHS नहीं लिखेगा. I'll just take ओके. ये मेरा n equals to 1 का वैल्यू हो गया. So this implies p of one is true. Right? क्योंकि 3 is a multiple of 3. तो इसमें भी कुछ प्रूव करने का ही नहीं है. So I get n cube plus 2n is divisible by 3. So p of 1 is true. Step 2. Assume p of k is true. Okay, यहाँ पे भी k आ रहा है. तो यहाँ पे मैं k निकाल के p कर देता हूँ. Right? 3p. Where p is an integer. We should not get confused between the k's, same letter k appearing at two different places, because both of them they have different meaning. तो k को निकाल के मैंने p कर दिया. So n cube plus 2n is 3 into p, where p is some integer. Assume p of k is true. ठीक है. Assume p of k is true. That is what k cube plus 2k is 3 into a where a is some integer. Okay, k cube plus 2k is 3 into a where a is some integer. Now यहाँ पे मैं a ले रहा हूँ only for taking the symbol. Generally हम लोग p k ऐसा लेते हैं, but यहाँ पे to avoid that. Okay, now this p also I should not take here क्योंकि हम लोग p of 1 भी ले रहे हैं ना यहाँ पे. तो p k नहीं ले सकता है. m will not sound good. Okay, I'll do it as L. Okay, n cube plus 2n is 3 into L, where L is some integer. तो मेरा assumption है P of k is true. Okay. Step 3. To prove P of
k plus 1 is true. Okay, to prove p of k plus 1 is true. It means what? k plus 1 the whole cube plus 2 times k plus 1 is 3 into b, where b is some integer. ओके ये मेरे को प्रूव करना है अभी k क्यूब सॉरी k plus 1 the whole cube plus 2 times k plus 1 is 3 into b, where b is an integer. Okay, so now what I will do, I will start with the left hand side. मेरे को k plus 1 the whole cube plus 2 times k plus 1 इसको 3 का मल्टीपल बताना है, फिर वो b है कि p है कि l है कि m है कि r है, कुछ भी है, वो सब इंटीजर्स है, तो सब हम लोग नोटेशन के लिए यूज करते हैं. Okay, so we have to prove that k plus 1 the whole cube plus 2 times k plus 1 is a multiple of 3. That is what is the main purpose. तो हम लोग क्या करेगा, अभी इसको एक्सपांड करेगा a plus b the whole cube का फॉर्मूला से. So I get k cube plus 3k square plus 3k plus 1 plus 2k plus 2. ओके, अभी हम लोग इसको रीअरेंज करेगा एंड वी विल राइट इट एज k क्यूब प्लस 2k प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. हम लोग ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, हम लोग ने खाली उसको रीअरेंज ही किया है. फिर लास्ट टर्म में से आई कैन टेक 3 एज कॉमन. अभी ये जो k क्यूब प्लस 2k है, ओके, दिस k क्यूब प्लस 2k इसको मैं 3 into a लिख सकता है, बिकॉज वो तो मेरा अजम्पशन था. स्टेप नंबर 2. राइट, वो तो मेरा अजम्पशन था. स्टेप नंबर 3 plus 3 के साथ. See, we start with the left hand side, that is k plus 1 the whole cube plus 2 times k plus 1. ये एक्सप्रेशन तो समझा ना कैसे आया, Yes. राइट. इसके बाद हम लोग k plus 1 the whole cube को एक्सपांड करते हैं. ओके, k plus 1 the whole cube को एक्सपांड करेगा यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a plus b the whole cube. So we get k cube plus 3k square plus 3k plus 1. करेक्ट. एंड बाद में मेरे पास बचता है वो 2k plus 2, वो ब्रैकेट को ओपन किया. अभी मेरे पास कितना 6 टर्म्स है, तो उसको मैंने रीअरेंज किया, k क्यूब और 2k को एक साथ लिखा, और बाकी का जो टर्म्स है 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 प्लस 2, तो प्लस 1 प्लस 2 हो गया मेरा 3. तो आई गेट 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3. ओके, फिर वो वाले टर्म से मैंने 3 को कॉमन निकाला एंड k क्यूब प्लस 2k इट इज 3 into a, जो यहाँ पे हम लोग ने ऊपर प्रूव किया. सी अभी जो हाईलाइट करके दिखा रहा हूं मैं, k क्यूब प्लस 2k इज 3 into a, where a is an integer. ये तो अपना p of k था जो हम लोग ने अज्यूम किया था, तो वो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया इसको. Now is it clear? Yes, sir. Okay. So now see, what is the thing which you get on the right hand side? 3a. तो उसमें से भी मैं 3 को कॉमन ले सकता है, तो I get a
plus k square plus k plus 1, right? A plus k square plus k plus 1. So I can see मेरा जो right hand side है is a multiple of 3. A is an integer, k is an integer. तो जो bracket का term है वो integer ही होगा. So this implies that P of k plus 1 is true. Okay, this implies P of k plus 1 is true. And by method of induction, P of n is true. Therefore, we get n cube plus 2n is divisible by 3 for all n belongs to the set of natural numbers. Okay, n cube plus 2n is divisible by 3 for all n belonging to the set of natural numbers. Is this clear? Yes, is this clear? Or anyone has any doubts still in this part? हेलो सर. Still? सर ये यूनिट में अभी तक जो सिखाए सर, तो उसमें सर मोस्टली सब सम सर प्रूफ है. तो मतलब अभी हमेशा से सर अभी आके से सब सम ऑलमोस्ट सब प्रूफ वाले ही आएंगे कि See, these are the results basically. तो results तो true ही होगा ना. जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेथड ऑफ इंडक्शन इज अ टेक्निक ऑफ प्रूविंग द स्टेटमेंट, और जब स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं तो वो ट्रू ही होना है ना. शो दैट है ना सब क्वेश्चंस. यस सर. इसके लिए वो सब ट्रू ही है करके. तो कभी भी ये मेथड ऑफ इंडक्शन में नेगेटिव वाला होगा नहीं करके, फॉल्स स्टेटमेंट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो फॉल्स है तो इट इज व्हाट यू कैन से, मतलब वो फिर प्रूव कैसे करेंगे कि वो फॉल्स है. वो तो हम लोग एक काउंटर एग्जांपल देके भी कर सकते हैं ना. यस जैसे सर. मेरे को अगर प्रूव करना है कि x plus 1 is smaller than 5, right? X plus 1 is smaller than 5. अगर मैं बोलूं कि it is x plus 1 is smaller than 5 is true for all x greater than or equals to 4. Correct? Now when you say x plus 1 is greater than 5 or greater than or equal to 5 for all x greater than or equal to 4. So when you say x is greater than or equals to 4, कितना सारा नंबर्स आ जाता है ना उसमें, 4 से लेके इंफिनिटी तक, सबके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है. करेक्ट? तो Yes, व्हेन sir. आई हैव टू, मेरे पास जब इनफाइनाइट नंबर्स है और मेरे को प्रूव करना है तो आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स. और अगर मेरे को फॉल्स प्रूव करना है, से x plus 1 is less than or equal to 5, prove it is false or find out the values for which it is false. तो सिंपल है, यू टेक x as 3. तो x plus 3 मेरा 4 होता है, which is smaller than 5.
तो प्रूविंग कि दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स इज मच मोर इजियर. एक काउंटर एग्जांपल मैंने दे दिया, x का वैल्यू इज 3, तो मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना वो, कि x plus 1 इज स्मॉलर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया मेरा. अगर x 3 है तो यस सर. माय जॉब इज डन. यस सर. राइट, अपने को वही बोलना था ना कि x plus 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5. अभी वो मैं 3 के लिए बोलूं, 2 के लिए बोलूं कि -10 के लिए बोलूं, इट इज वन इन द सेम थिंग. फॉल्स मतलब एक के लिए फॉल्स हुआ तो इन जनरल वो फॉल्स हो गया करके. फिर वो एक के लिए है, 2 के लिए है कि 50 के लिए है, दैट बिकम्स इमटेरियल. Okay. See, again I will give you the same example which earlier I had given. Like if in the month of say February, मेरे को अगर प्रूव करना है FY BSc क्लास ऑफ द ईयर 21-22 का रिजल्ट ऑफ सेम 1 इन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथ्स इज 100%. Correct? Again I repeat the statement. In the month of February 2022, I want to prove that the result of FIBAC class of 21-22 in SEM 1 in the subject of discrete maths is 100%. Now tell me, कैसा प्रूव करेगा वो? एक भी बच्चा फेल नहीं है करके. एक भी बच्चा फेल नहीं मतलब मेरे को तुम्हारे क्लास में अगर 130 स्टूडेंट्स है तो मेरे को 130 का मार्कशीट दिखाने के वो पास है डिस्क्रीट मैथ्स में. हाँ नहीं. हाँ, नो सर. तो क्या करेंगे फिर? एक ही जन जिसका कोई फेल रहेगा उसका दिखा देंगे तो भी पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हो जाएगा. हाँ, तो वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा ना. आई एम आस्किंग अगर मेरे को ट्रू प्रूव करना है वो, हाँ फिर सबका देखना पड़ेगा. मतलब सबका चेक करना है, मतलब मेरे को 130 स्टूडेंट्स का चेक करना है. यस सर. हाँ, नाउ एज यू आर टेलिंग अगर वो स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करना है तो इज इट कि अगर सपोज 20 जन फेल हो रहा है तो मेरे को 20 जन का मार्कशीट चेक करना है कि एक का किया तो मेरा काम हो गया, एक का किया तो चलेगा. एक का किया तो काम हो गया ना. दैट इज व्हाट. अगर उसको फॉल्स प्रूव करना है तो काउंटर एग्जांपल विल वर्क. ओके, और हम जब ट्रू प्रूव करना है तो पूरा प्रूव करना है उसको डिटेल में. तो सेम थिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर. जब एंड दिस मेथड ऑफ इंडक्शन इज बेसिकली अ टूल, एक टेक्निक है जो अपने को हेल्प करता है उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. बिकॉज जब भी हम लोग ये इंडक्शन के लिए ले रहे हैं, सपोज ये जो 7 सम अगेन होमवर्क लिखा हुआ है वो क्या है, कैन जस्ट रीड नो के व्हाट डज दैट स्टेटमेंट सेज. What does your sum number 7 says? Read. Just read the question number 7. तो क्या लिखा है सम नंबर 7 में? कैन एनीवन टेल? यस, सम नंबर 7 में क्या लिखा है? प्रूफ करना है कि n plus 1 जो है वो 2 से मल्टीपल. 2 divides n into n plus 1 where n belongs to the set of natural numbers. करेक्ट? अभी तुम बता सकते हैं कितना नेचुरल नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, राइट? 1 से लेके 2, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इट गोस ऑन.
तो अगर मेरे को स्टेटमेंट प्रूव करना है तो ऐसे सेड इन दैट एग्जांपल कि 130 स्टूडेंट्स के लिए मेरे को प्रूव करना है कि रिजल्ट 100% है, तो मेरे को सब 130 स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे को अगर ये प्रूव करना है तो मेरे को n का सब वैल्यूज के लिए प्रूव करना है, बट सब वैल्यूज मतलब कितना है मेरे को ही नहीं पता, एंड कहाँ पे हो रहा है वो। See, when I take a class of 130 students, तो मेरे पास फाइनाइट नंबर्स है ना, नंबर बड़ा है बट वो फाइनाइट है। आज नहीं तो 4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद आई कैन डू दैट वर्क क्योंकि इट इज फाइनाइट। Whereas 130 को छोड़ के अगर सपोज 500 भी है तो भी इट इज फाइनाइट, आई कैन डू दैट। बट ये तो इनफाइनाइट सेट है, तो मैं हर एक नंबर को तो लेके नहीं चेक कर सकता ना। चलो n का वैल्यू 1 है तो क्या मिला, 2 है तो क्या मिला, 3 है तो क्या मिला, 4 है तो क्या मिला। तो उसके लिए आई हैव टू यूज सम टेक्निक, सम मेथड जो जनरलाइज करके मेरे को देता है। तो जो मेथड ऑफ इंडक्शन है वो वही है, वो एक मेथड है जो मेरे को वो जनरलाइज करके देता है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो फिर वो सबके लिए ट्रू है करके। ठीक है, फाइन। तो ये तो सब होमवर्क के लिए है ना, ठीक है ना। Okay, so now I'll do sum number 8. Again, that is related to the divisibility. What it says, 3 times 5 raised to 2n plus 1 plus 2 raised to 3n plus 1 is divisible by 17. ये मेरे को प्रूव करना है। So what will be my P of n? P of n will be 3 times 5 raised to 2n plus 1 plus 2 raised to 3n plus 1 is divisible by 17. ओके, तो भी इसका मीनिंग क्या हो गया, जैसे हम लोग ने प्रीवियस केस में लिखा था 3 times 5 raised to 2n plus 1 plus 2 raised to 3n plus 1, ये 17 का मल्टीपल हो गया। तो आई कैन राइट इट एज 17 into L, where L belongs to some integer। ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टेप 1, steps remain identical. Step 1 is to prove P of 1 is true, that is P of 1 is true, that is 3 multiplied by 5 raised to 2n plus 1 plus 2 raised to 3n plus 1 is divisible by 17। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। 3 into 5 raised to 2n plus 1 plus 2 raised to 3n plus 1, this is divisible by 17, ये प्रूव करना है। राइट, तो अभी सॉरी n की जगह पे मेरे को 1 लेना है, सॉरी।
So this is basically like this. Okay. ये मेरे को प्रूव करने बेसिकली. I start with the so-called left-hand side. I say I start with the so-called left-hand side, that is 3 pi raised to 2 into 1 plus 1 plus 2 raised to. ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को कितना मिलेगा? पाई क्यूब इज 125 and this will give me 2 raised to 4. So 3 into 125 is how much? 375 plus 16, right? 375 plus 16 तो होता है 391. अभी चेक करो 391 17 से डिविजिबल है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, it is divisible. कितना आता है? 17 into 23. 23. 23. Right, so 391 is 17 into 23. So this implies that P of 1 is true. Okay, मेरा step 1 हो गया. P of 1 is true. What is my step 2? Assume P of K is true. Okay, assume P of K is true. That means what? That means 3 times pi raised to 2k plus 1 plus 2 raised to 3k plus 1 is divisible by 17. Okay, this is divisible by 17. That means this can be written as 17 into say m where m is an integer. ठीक है, ये मेरा assumption है. That is my step 2. Step 3, to prove P of k plus 1 is true. Okay, to prove P of k plus 1 is true, that means 3 into pi raised to 2k plus 1 plus 1 plus 2 raised to 3k plus 1 plus 1 is divisible by 17. ये मेरे को प्रूव करना है. मतलब ये I can write it as 17 into some integer. So this I can write it as 17 into t. Where t belongs to the set of integers. ठीक है, तो ये मेरे को प्रूव करना है.
ये प्रूव करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. I will start with the left hand side. अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ओके, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है. इसको मैं सिंप्लीफाई करेगा. अभी उसको मैं सिंप्लीफाई कैसा करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट ना. पहले तो मैं वो जो पावर्स है, ओके, वो पावर्स को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं. सो 3 टाइम्स 5 रेज टू 2k plus 3 plus 2 raised to 3 सॉरी, ये क्या आ जाएगा, 3k plus 4. दिस स्टेप इज क्लियर. यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लॉस ऑफ इंडाइसेस यूज करके खाली वो पावर्स को सिंप्लीफाई किया. ओके, नाउ this I can write it as 3 into 5 raised to 2k plus 3 plus ये जो 2 raised to 3k plus 4 है, उसको मैं 3k plus 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to 3 ऐसा लिख सकते हैं. 2 raised to 3k plus 4 जो है उसको 2 raised to 3k plus 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to 3 ऐसा लिख सकता हूं मैं. Yes. राइट, लॉस ऑफ इंडाइसेस से हो गया ये. ओके, नाउ दिस आई कैन राइट इट एज, अभी ये जो 2 raised to 3k plus 1 का जो टर्म है, 2 raised to 3k plus 1 का जो टर्म है, उसको मैं 17 into m minus 3 times 5 raised to 2k plus 1 ऐसा लिख सकते हैं. Yes. 2 raised to 3k plus 1 जो है उसको मैं 17m minus 3 into 5 raised to 2k plus 1 ऐसा लिख सकता हूँ. मैंने ये यूज किया, p of k यूज किया, p of k. जो हम लोग ने अज्यूम किया था ना p of k ट्रू है, उसको यूज करके मैंने ऐसा लिखा. राइट, आई कैन लिख सकता हूं मैं वैसा. Yes. ओके, so I can write like that. अभी मैं वो ब्रैकेट को ओपन करेगा तो what I will get, 3 into 5 raised to 2k plus 3 plus 8 multiplied by m minus 8 into 3 times 5 raised to 2k plus 1. ओके, अभी जो फर्स्ट टर्म है 3 into 5 raised to 2k plus 3, तो उसको आई विल राइट इट एज 5 raised to 2k plus 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर.
right? So now this is what why I wrote it as 5 raised to 2k plus 1 into 5 का square, because मेरे पास एक टर्म है 5 raised to 2k plus 1 का, तो पावर्स को मैच करने के लिए मैंने वैसे लिखा. ओके, वो पावर्स को मैच करने के लिए मैंने वैसे लिखा. अभी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म 5 स्क्वायर इज 25, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को कंबाइन करके या सिंप्लीफाई करके whatever you term or whatever you want to say, I can write like this plus 8 into 17m. तो ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन. इसमें से अभी मैं 17 को कॉमन लेगा. सेवेंटीन को मैंने कॉमन लिया तो आई गेट 3 times plus 8m. You can see clearly it is a multiple of 17. Because 17 into an integer I am able to write it. So this implies P of k plus 1 is true. And that implies P of n is true. Okay, that implies P of n is true. And sorry, yeah. This implies that 3 raised to 3 into 5 raised to 2n plus 1 plus 2 raised to 3n plus 1 is divisible by 17. Okay, this is divisible by 17. Is this clear? Okay, so since no one has doubt in this, we go to the next sum and then we will have the list of the homework questions. तो उसका तुम लोग बाद में स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आराम से. Okay, so what is the next sum? Now next sum is you will have to नहीं चलो मैं ही करता हूँ, but you will have to give the inputs कि क्या क्या करना है. So what I have to prove, 133 divides 11 raised to n plus 2 plus 12 raised to 2n plus 1. So what I have to prove, P of n is 133 divides 11 raised to n plus 2 12 raised to 2n plus 1. अभी इसका मीनिंग क्या होता है? That is 11 raised to n plus 2
into 12 raised to 2n plus 1 is 133 into t for some t in the set of integers. Okay, for some t in integers. This step is clear. P of n. Okay, so step 1, to prove P of 1 is true. Okay, to prove P of 1 is true, that is, tell me 11 का क्या पावर आना चाहिए? P of 1 अगर P of 1 लिखना है तो 11 का पावर क्या होना चाहिए? 3. 11 raised to 3 plus 12 raised to 3. Okay, 11 raised to 3 plus 12 raised to 3 is divisible by 133. ये अपने को प्रूव करना है, करेक्ट? So I start with this. So लेफ्ट हैंड साइड में चलो डायरेक्ट अभी 11 raised to 3 plus 12 raised to 3. अभी यहाँ पे वन टेक्निक इज कि 11 का क्यूब निकालो, 12 का क्यूब निकालो, एंड यू कैन डू दैट. ठीक है, और एल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो वाला टेक्निक यूज करो तो भी चलेगा. अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? एनीवन कैन टेल? A plus B into A square minus AB plus B square. Can you write it in the chat box? Can you write down that formula of A cube plus B cube in the chat box? ओके, ए प्लस बी नहीं, ये तो ए प्लस नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट. इफ द फॉर्मूला तुमने चैट बॉक्स में डाला इज नॉट करेक्ट. इसमें अगर मिडिल टर्म में 2 डाल दिया, 2ab लिखा तो a प्लस बी तो होल क्यूब हो जाएगा. ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फाइन. तो वो वाला टेक्निक यूज करना है तो भी तुम लोग कर सकते हैं. तो इट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. So this will give me what? 23 multiplied by 121. 11 into 12 कितना होगा? 132 plus 144. तो 20, ये तो मेरा माइनस 9 हो जाएगा.
तो -11, ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 133 इंटू 23 विथ प्लस साइन, राइट? तो सी ये अगेन इट इज अ डिफरेंट टेक्निक, rather than finding out what is 11 का क्यूब और 12 का क्यूब, दोनों को ऐड करके चेक करने का कि वो 133 से डिविजिबल है कि नहीं है, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यू कैन क्लियरली सी कि 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब इज 133 इंटू 23। So what does this implies? This implies that 11 cube plus 12 cube is divisible by 133, and that implies P of 1 is true. Correct? Now step 2. What is my step 2? Assume P of k is true. What is my step 2? Step 2 is assume P of k is true. That is 11 raised to k plus 2 plus 12 raised to 2k plus 1 is divisible by 133. Okay, 11 raised to k plus 2 plus 12 raised to 2k plus 1 is divisible by 133. ये अपना assumption है, that is eleven raised to k plus 2 plus 12 raised to 2k plus 1 is equals to 133 into t, where t is some integer. ठीक है, 133 into t where t is some integer. ये मेरा p of k हो गया, that is my step 2. What will be my step 3? To prove P k plus 1 is P of k plus 1 is true. ये मेरे को प्रूव करना है. Okay, step 3 is to prove P of k plus 1 is true. अभी P of k plus 1 is true, that is 11 raised to k plus 1 plus 2 plus 12 raised to 2 times k plus 1 plus 1 is true. ये प्रूव करना है. That is, this is divisible by 133. ये मेरे को प्रूव करना है. Okay, so I'll start with this. I'll start with, अभी ये मेरा पावर हो जाता है 11 raised to k plus 3, 12 raised to 2k plus 3, right? 11 raised to k plus 3, 12 raised to 2k plus 3. अभी ये वाला टर्म जो है ये मेरे को 133 से डिविजिबल प्रूव करना है. ओके, ये मेरे को 133 से डिविजिबल प्रूव करना है. सो अभी मैं क्या करूंगा, वापस मैं p of k को, आई विल हैव टू यूज दैट p of k समहाउ. ओके, I will have to use that p of k in some way. तो मैं या तो 11 के पावर को सिंप्लीफाई करूंगा या तो 12 के पावर को सिंप्लीफाई करूंगा. तो क्या करना है अपने को,
चलो ये बार 11 के पावर को सिंप्लीफाई करते हैं. That I can write it as 11 raised to k plus 2 multiplied by 11 plus 12 raised to 2k plus 3. ठीक है, 12 raised to 2k plus 3. तो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं 133p minus 12 raised to 2k plus 1 multiplied by 11 plus 12 raised to 2k plus 3. तो ये वेट, ये ब्रैकेट का पोजीशन गलत हो गया. हाँ, यहाँ पे क्लोज हो गया और ये ब्रैकेट मेरे को डिलीट में नहीं देगा वो, तो एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ यहाँ. ठीक है, इज दिस फाइन? राइट, इज दिस फाइन? So now we will open the brackets and we will see what simplification can we do. So when we open the brackets, what we get? We get 133p multiplied by 11 minus 11 multiplied by 12 raised to और ये जो 12 रेज टू 2k प्लस 3 है, इसको भी मैं कैसा स्प्लिट करूंगा? 2k प्लस 1 का टर्म्स में. तो 12 रेज टू 2k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर. राइट, क्योंकि मेरे पास आगे 12 रेज टू 2k प्लस 1 है. सो नाउ इसको मैं अभी वो 133 इंटू t इंटू 11 उसको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. आई कीप इट एज इट इज minus 11 times 12 raised to 2k plus 1 plus 144 times 12 raised to 2k plus 1. Say 133 into 11 minus 133 into 12 raised to 2k plus 1. Oh, minus 11 or 144 will give you minus 133. ओके, तो इसको मैं अभी मेरे को 133 से डिविजिबल प्रूव करना है. तो 133 आई विल टेक इट एज कॉमन. I can write it as 11t 12 minus 12 raised to 2k plus 1. So what does this implies? This implies P of k plus 1 is true. Okay, this implies P of k plus 1 is true.
and that implies P of n is true, and that gives us that 11 raised to, what was the statement? 11 raised to n plus 2 this is divisible by 133. Okay, this is divisible by 133. So this completes our proof. Is this sum clear? 7th लास्ट लाइन से वापस रिपीट करो. 7th लास्ट 1 2 3 4 5 6. अच्छा, तो बेसिकली आई विल एक्सप्लेन दैट p of k plus 1 अगेन. ठीक है, p of k plus 1 अपने को ट्रू प्रूव करना है. तो व्हाट वी विल डू, जो p of n है उसमें हमने n को k plus 1 लिया. व्हाट इज में p of n? सी p of n इज 11 raised to n plus 2 plus 12 raised to 2n plus 1. ये 133 से डिविजिबल है. दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू प्रूव. करेक्ट? वो 133 से डिविजिबल है. दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू प्रूव. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे मैंने n की जगह पे k plus 1 लिया. तो दिस इज द एक्सप्रेशन विच आई गेट, दैट इज 11 raised to k plus 3 plus 12 raised to 2k plus 3 is divisible by 133. यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Okay, so now I start with that expression 11 raised to k plus 3 plus 12 raised to 2k plus 3. Okay, 11 raised to k plus 3 plus 12 raised to 2k plus 3. वो मेरे को बेसिकली प्रूव करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 133. तो मैं उसको अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूं. तो व्हाट आई डिड, 11 raised to k plus 3 को I write it as 11 raised to k plus 2 multiply by 11. ठीक है, प्लस 12 raised to 2k plus 3. वो तो जैसा है वैसा ही है. तो फर्स्ट टर्म का पावर जो k plus 3 था उसको मैंने स्प्लिट किया एंड I write it as k plus 2 into 11. लॉस ऑफ इंडाइसेस. अभी ये जो 11 raised to k plus 2 है उसको में ये जो p of k है, ये जो मेरा p of k है, एक मिनट में इसको कलर कर देता हूं. ओके, और आई राइट इट एज इक्वेशन का टर्म्स में. इक्वेशन 1. अभी इक्वेशन 1 से मैंने 11 raised to k plus 2 को सब्स्टिट्यूट किया एज 133 times t minus 12 raised to 2k plus 1. ओके, इक्वेशन 1 से मैंने 11 raised to k plus 2 को सब्स्टिट्यूट किया एज 133 multiplied by t minus 12 raised to 2k plus 1. This much is fine? Yes, sir. तो वो मेरा हो जाएगा 133 into t minus 12 raised to 2k plus 1 multiplied by 11 plus 12 raised to 2k plus 3. क्योंकि मेरे पास एक 11 है ना वहां पे बाहर. उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया एंड जो 12 raised to 2k plus 3 है उसको विद द हेल्प ऑफ लॉस ऑफ इंडाइसेस
I write it as 12 raised to 2k plus 1 multiplied by 12 square. ये भी मेरा loss of indices से हुआ. Then I simplify that 12 square as 144. So second term or third term. What is my second term? Minus 11 multiplied by 12 raised to 2k plus 1. And third term is 144 multiplied by 12 raised to 2k plus 1. तो मैं बेसिकली 12 raised to 2k plus 1 को कॉमन ले रहा हूं. ओके, 12 raised to 2k plus 1 को कॉमन ले रहा हूं. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरा, अगर मैं 12 raised to 2k plus 1 को कॉमन लिया तो 11 plus 144. प्लस 11 और माइनस 11. -11. माइनस 11 प्लस 144 बचेगा, राइट. एंड व्हाट इज माइनस 11 प्लस 144? $133. 133, right? So okay, so I had written sign as minus, so plus आएगा. Okay, so that is 11t 130 plus 133 into 12 raised to 2k plus 1. फिर वहां से मैंने 133 को कॉमन लिया and I get 11t plus 12 raised to 2k plus 1. तो बेसिकली मेरे को 133 का मल्टीपल मिल गया and that is sufficient to prove that p of k plus 1 is true. Okay, that is sufficient to prove that p of k plus 1 is true. So I get my statement p of n is true. Now it's okay? Yes, sir. Okay. There are 10 sums for your homework. How will I fit them on the screen? You can take the screenshot now. All the sums are visible on the screen. You can take the screenshot and tell me. Taken? So these are for your practice also. If you solve the sums, the things would be much more clear. Because maths is a subject, जितना ज़्यादा तुम लोग practice करेगा, उतना ज़्यादा better है करके. So say 10, 11 and 12 are similar to what we have discussed. 13 is a bit different, जहाँ पे तुम लोग को matrix multiplication use करना पड़ेगा, as well as तुम लोग को trigonometry का formula use करना पड़ेगा. ठीक है? 13 is जहाँ पे तुम लोग को matrices, matrix multiplication and trigonometry use करना पड़ेगा. Right? So I hope everyone knows how to multiply two matrices. So that should not be a difficult task. You can manage that. 14 is the De Morgan's law for n sets. हम लोग ने क्लास में जब यूनिट 1 कर रहा था, at that time we had discussed about the De Morgan's law for two sets. This is for n arbitrary sets.
तो ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म में इट इज आर्बिट्री यूनियन ऑफ n सेट्स का कॉम्प्लीमेंट. This is what is the complement. So union of A का complement is intersection of the complement. So थोड़ा ध्यान से देखो terms. In rest so it's okay. I think बाकी तो हो जाएगा. And sum number 19 में जो denominator है that is not your 1.3 3.5 नहीं, that is 1 into 3 3 into 5 and 5 into 7. Multiplication है, decimal नहीं है वो. I'm talking about sum number 9. 1 upon 1 into 3, 1 upon 3 into 5, 1 upon 5 into 7. तो वो डेसिमल नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है. ओके, ये आई थिंक विल स्टार्ट टुमारो. ये नया टॉपिक है तो बेटर है कल स्टार्ट करेंगे करके. एंड आई विल जस्ट स्क्रॉल एंड सी हाउ मच इज रिमेनिंग, whether we will be able to complete this sequences differentiation. Okay, so I hope by Saturday we should be able to wind up this unit, so that will not be a problem. तो ये एक यूनिट हो जाएगा अपना सैटरडे तक. तो 3 यूनिट्स विल बी डन, फिर 2 यूनिट्स बचेगा खाली. ओके फाइन. सो okay, hardly 5 minutes are there, so anyone wants to ask anything they can ask, because I don't want to start this new topic today. वो पूरा explanation complete नहीं होगा and unnecessarily time extend होगा. Right, so anyone wants to ask anything, you can ask. Just a second, I will take your attendance. I think I have not taken. Just a second, huh? Before you leave, I'll take the attendance. Good, अभी याद आ गया. Fine. Tell me now, if you don't have any doubts, we can end the class. Or if anyone wants to ask anything, you are free to ask. No doubt, sir. No doubt. Okay. Fine. So I will stop the recording and I will end the class.